भाई वायुमंडल के अंदर तो सारी गैसें भरी पड़ी है। अब आप श्वास ले रहे हैं मतलब गैस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। तो अपने शरीर के बाहर यहाँ ऐसा कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसा डोकरा डंडा लेकर नहीं बैठा हुआ कि ऑक्सीजन के अलावा अंदर कोई नहीं जाएगा। बैठा हुआ है क्या? फिर अपन कैसे कह देते हैं केवल ऑक्सीजन जाएगी? हाँ तो बॉयज, हाजिर हैं हम के सामने एक और नए लेसन के साथ। इसमें अपन पढ़ेंगे मनुष्यों के अंदर श्वसन की क्रियाविधि, कि किस प्रकार से वायु शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है और किस प्रकार से कोशिकाओं तक पहुंचती है। और जब भी अपन श्वास लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर कौन सी गैस प्रवेश करती है? हाँ, इसीलिए पूछा जाता है हर बार कि जब अपन श्वास लेते हैं शरीर में कौन सी गैस प्रवेश करती है, और अपना उत्तर होता है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन के साथ वो सारी गैसें तो आएगी। भाई वायुमंडल के अंदर तो सारी गैसें भरी पड़ी है। अब आप श्वास ले रहे हैं मतलब गैस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। तो अपने शरीर के बाहर यहाँ ऐसा कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसा डोकरा डंडा लेकर नहीं बैठा हुआ कि ऑक्सीजन के अलावा अंदर कोई नहीं जाएगा। बैठा हुआ है क्या? फिर अपन कैसे कह देते हैं केवल ऑक्सीजन जाएगी? भाई बाकी वाले गैसों को रोकने का कोई सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं, फिर अपन कैसे कह देते हैं केवल ऑक्सीजन जाएगी? ऑक्सीजन नहीं जाती, सारी की सारी गैसें अंदर जाती है। अब अपन क्या है, शुरू से छोटी क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उपयोग ऑक्सीजन का होता है, ये बात ठीक है, लेकिन फेफड़ों तक सारी गैसें जाती है। अपन ने पिछली क्लास में श्वसन तंत्र का चित्र बनाया था। ये फेफड़े बनाए थे, ठीक है। और ये वाहिकाएं आगे इस प्रकार से बनती जाती है और अंत में जाके एक वायु कुपिका का निर्माण कर देती है। इस अंत वाले भाग को अपन श्वसनिका कहते हैं, इसका आगे फूला भाग कुपिका कहलाता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके नीचे अपन ने क्या बनाया था? डायफ्राम बनाया था, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो अपने फेफड़े हैं ना, इनके ऊपर यहाँ एक बड़ी अस्थि होती है बीचों बीच सेंटर में, जिसको अपन क्या कहते हैं? उरोस्थि। यहाँ से पाई जाती है पसलियाँ, इस प्रकार से। इधर भी होती है और इधर भी होती है। टोटल कितनी पसलियाँ होती है अपने शरीर में? यहाँ से यहाँ तक है 12 जोड़ी, 12 इधर और 12 इधर, टोटल संख्या में कितनी हो जाती है? 24, ठीक है। तो ये पसलियाँ इस प्रकार से इन फेफड़ों के ऊपर पाई जाती है ना। इन पसलियों के बीच में, दो पसलियों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ मांसपेशियाँ पाई जाती है, जिनको अपन ने कहा था इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, इंटरकोस्टल मांसपेशियाँ। और एक पाया जाता है डायफ्राम। जब भी श्वसन की क्रिया होती है ना, इनमें इस डायफ्राम और इन पसलियों के बीच में पाई जाने वाली मांसपेशियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी अपने शरीर के अंदर गैस अंदर प्रवेश करती है तो आप एक बात हमेशा नोट करना, जैसे मान लो आपके पास एक डिब्बा दे दिया आपको खाली, है ना। यदि आप उस खाली डिब्बे को दबाएंगे तो क्या होगा? उसमें से हवा बाहर आएगी, और जैसे आप उसको छोड़ेंगे और डिब्बा वापस अपने मूल आकार में आएगा तो हवा क्या होगी? अंदर आएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे ही दबाया तो अंदर की हवा पे क्या पड़ा? दाब, अंदर का प्रेशर बढ़ा, मतलब उसका आकार छोटा हुआ, उसका आयतन छोटा हुआ तो दाब बढ़ गया। दाब बढ़ने से हवा अंदर से बाहर आ गई, और जैसे डिब्बे को अपन ने छोड़ा तो वापस अपनी मूल अवस्था में आया। मूल अवस्था में आया तो क्या हुआ? उसका आयतन बढ़ा, है ना। भाई दबने से जो आयतन कम हो गया था, छोड़ने पे बढ़ गया। बढ़ा तो क्या हुआ? अंदर हवा की कमी हो गई, मतलब वायु का दाब क्या हो गया? कम, तो बाहर से हवा अंदर आ जाती है। अब यदि आप उस पर हाथ वगैरह दे देते हैं ऐसे, तो क्या होता है? हाथ में अंदर क्या होता है? खिंचाव अनुभव होता है। आपने वो खेल तो खेला ही होगा, कौन सा? जिसमें पेड़ का पोपा लेके
अंदर से हवा खींच लेते हैं, फिर इधर चिपका लेते हैं, वो इधर चिपका पड़ा रहता है, यूँ रहता है ना, कभी कभी जबान पे चिपक जाता है ना। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसके अंदर से वायु क्या हो गई, बाहर आ गई, तो अंदर का दाब घट गया। अब बाहर से हवा उसमें घुसने का प्रयास करती है, अब बीच में अपना गाल या जबान आ गई, वो हवा को तो जाने नहीं दे रही, तो वो उसी को अंदर खींच लेता है। सेम की सेम प्रोसेस यहाँ होती है। डिट्टो जो डिब्बे में प्रोसेस हुई ना, वो क्यों यहाँ होती है? जब भी अपन श्वास अंदर लेते हैं, इस घटना को अंतः श्वसन कहते हैं। जब भी अपन हवा अंदर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको? अंतः श्वसन, मतलब हवा का अंदर जाना। होता क्या है, ये जो डायफ्राम है ना, ये अपन ने कहा था ऐसा पूरा एक तंबू की तरह होता है ना। ये इससे बीच में ऊपर की तरफ यूँ उठा होता है, गुम्बद के आकार का। मंदिर के ऊपर गुम्बद बना होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। जब भी अंदर श्वास आती थी, डायफ्राम क्या करता है, नीचे की तरफ गति करता है। नीचे की तरफ गति करके कैसा हो जाता है, प्लेन। ठीक है, इसी समय जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है, तो यहाँ जो मांसपेशियां बताई थी आपको, इंटरकॉस्टल मसल्स, उसमें संकुचन होता है। संकुचन होने से पसलियां ऊपर की तरफ गति करती है। किस तरफ गति करती है? ऊपर की तरफ। अब पसली आई ऊपर की तरफ, वो डायफ्राम गया नीचे की तरफ, जिससे फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब फेफड़ों का आकार बढ़ गया। और जैसे ही फेफड़ों का आयतन बढ़ गया, तो अंदर जो गैस थी उसका दाब क्या हो गया, कम। ठीक है, और जैसे अंदर का दाब कम होगा और बाहर की हवा का दाब अधिक होगा, तो हवा अपने आप अंदर खींच जाती है, शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं इसको? अंतः श्वसन। एक बार फिर याद रख लेना, जैसे हवा अंदर आएगी तो केवल ऑक्सीजन नहीं आएगी, सारी गैसें आएगी। अब यहाँ पे इन फेफड़ों में आने के बाद हवा यहाँ से श्वास नली से आएगी, इधर से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, वायु कूपिका में। ठीक है, अब इसके विपरीत जब हवा वापस बाहर निकलती है, तो इसे कहते हैं निश्वसन। कौन सा श्वसन कहते हैं? निश्वसन, हवा का वापस बाहर निकलना। इसमें क्या होगा, डायफ्राम वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा, अर्थात ऊपर की तरफ गति करेगा, फिर से गुंबद के आकार का हो जाएगा, और पसलियां नीचे की तरफ जाएगी। जैसे आप श्वास लेते हैं ना, आप यहाँ पे हाथ रख के चेक कर सकते हैं, पसलियां अंदर बाहर होती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत। यूँ नहीं है कि कोई ढूंढे, इतनी तो आ ही नहीं रही है ना। हाँ, देखना आप, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी सांस लेती है, उनका पेट होता है ना, तो वो यही होता है, पसलियाँ बाहर आती है। ठीक है, तो अंदर हवा घुसेगी, जैसे पसलियाँ वापस नीचे जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ये डायफ्राम ऊपर आता है ना, उसी समय पसलियाँ वापस कहाँ चली जाती है, नीचे की तरफ, जिससे इन फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे इनका आयतन छोटा होगा, तो अंदर तो गैस तो उतनी भरी हुई है। जैसे ये छोटे होंगे तो क्या होगा, गैस पे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ते हवा कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निश्वसन। ये अपनी श्वसन की क्रियाविधि की पहली घटना हो गई, गैस का अंदर आना और वापस बाहर आना। अब अपन श्वसन में पढ़ेंगे कि यहाँ जो गैस पहुंच गई वो कोशिका तक कैसे जाती है, और कोशिका तक जो गैस है वो वापस यहाँ कैसे आती है। इसे कहते हैं गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। और ये जो परिवहन की क्रिया है, ये की जाती है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, रक्त के द्वारा। अपने 9th क्लास में पढ़ा था, रक्त सजीवों के शरीर में पाए जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिवहन का कार्य करता है। तो गैस यहाँ आई, इसको उठा के कोशिका तक ले जाना, कोशिका से वापस यहाँ लाना, ये कार्य कौन करता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। हमने 9th क्लास में इतना तो पढ़ाई था कि रक्त को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक रक्त कोशिकाएं होती है और दूसरा रक्त का भाग तरल जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्लाज्मा में ये हार्मोन, एंजाइम वगैरह, जल की मात्रा, शर्करा वगैरह ये सब घुले रहते हैं। तो वो तरल भाग होता है और एक होता है ठोस भाग। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और ठोस भाग जो होता है उसको रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की होती है, इनको अपन आगे पढ़ेंगे कौन से प्रकार की, कितनी कहाँ किस प्रकार की होती है। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ेंगे, पहला तो ये हो गया अंतः और निश्वसन। इसके बाद की घटना आती है कि जब गैस यहाँ आ जाती है, कहाँ पे, वायु
कुप्पिका में। तो ये समझ लो वायु कुप्पिका है, ये इस प्रकार की। ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि इस वायु कुप्पिका के चारों तरफ रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एकल झिल्ली युक्त रक्त वाहिनी। ठीक है, क्या कहा था इनको अपन ने? रक्त केशिका कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। और ये अंदर का भाग है, ये है वायु कुप्पिका। अब गैस अपनी कहाँ आ चुकी है? वायु कुप्पिका में। अब कुप्पिका के चारों तरफ क्या है? रक्त केशिका, अर्थात इसमें रक्त है। अपन ने पढ़ा था कुप्पिका भी उपकला उत्तक की बनी होती है, एक परत है, और रक्त केशिका होती है, ये भी एक परत की बनी होती है। ठीक है, जैसे ही ये हवा इस वायु कुप्पिका के अंदर आती है तो आपको पता होगा कि जितनी भी हवा वायु होती है ना, ये दबाव डालती है, दाब डालती है, जिसको वायु दाब कहते हैं। अपन छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वायु दाब। अब आप सोचिए कि वायु के अंदर कई प्रकार की गैसें मिली हुई है। ठीक है, जिस गैस की मात्रा ज़्यादा होगी उसका दाब भी ज़्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबसे अधिक दाब लगता है किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद मात्रा में अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट होती है? लगभग 21% होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है उसका वो एक अक्रिय गैस है। ठीक है, उसका रक्त से कोई कनेक्शन नहीं होता। आप उसको रक्त में मिला भी दो ना, वो रक्त के अंदर घुलती नहीं है, मिलती नहीं है। लेकिन रक्त के अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की एक खासियत होती है कि वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के अणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है, मिला लेता है। ठीक है, तो जैसे ही हवा इस वायु कुप्पिका के अंदर आएगी तो अधिक दाब से कम दाब की ओर हवा हमेशा जाती है। वायु जो भी होती है, जितनी भी प्रकार की, उसका एक गुण होता है कि वो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। हवा भरवाने जाते हैं ना अपन गाड़ियों में, वो कंप्रेसर लगा होता है, उसके अंदर से हवा टायर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि कंप्रेसर में हवा का दाब ज़्यादा है और टायर में हवा का दाब कम है, सुवाई की। जैसे ही वायु कुप्पिका में आती है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक दाब कौन सी गैस डालेगी? ऑक्सीजन। इसको कहते हैं दाब प्रवणता, अर्थात दाब में अंतर। भाई यहाँ पे रक्त है तो जाहिर सी बात है रक्त कोशिकाओं से चल के आया है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो है नहीं, उसमें कौन सी गैस है ज़्यादा? प्रतिशत की तुलना करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैसे है वो अपन अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो गैसें जैसे ही वायु कुप्पिका के अंदर आई, दाब में अंतर के कारण ऑक्सीजन गैस इस कुप्पिका से निकल के किस में मिल जाती है? रक्त में। रक्त केशिका में क्या चलेगा? रक्त चलेगा। इस क्रिया को कहते हैं विसरण। वायु का अधिक दाब से कम दाब की तरफ गति करना क्या कहलाता है? विसरण। तो वायु कुप्पिका में अधिक दाब है, जबकि रक्त के अंदर ऑक्सीजन का दाब कम है। इस वजह से ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल के किस में आ जाती है? रक्त के अंदर। अब एक बात और ध्यान से सुनना, मैंने कहा हीमोग्लोबिन की खासियत होती है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दूसरी जो गैसें होती हैं ना उनके साथ बहुत कम क्रिया करता है। इसलिए यहाँ से निकल के जो गैसें जाएगी उसमें से ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ, और एक नए प्रकार के एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देती है जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बन जाता है। ठीक है, अब क्या है? रक्त तो शरीर में घूमता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, वायु कुप्पिका के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन के साथ। एक हीमोग्लोबिन का परमाणु अणु या कण या एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को जोड़ने की क्षमता रखता है। कितने ऑक्सीजन परमाणुओं को? 4। ये जुड़ जाएंगे, यहाँ से खून जाता है हृदय में, हृदय उसको भेजता है पूरे शरीर में। अब जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ से चला, मान लो हृदय में गया। ठीक है, हृदय से चलते हुए मान लो ये एक शरीर की कोशिका है, यहाँ पहुँच गया। अब इस कोशिका के
चारों तरफ भी ये रक्त केशिकाएं इस प्रकार से फैली रहती है। मान लीजिए ये रक्त केशिका है जो इस कोशिका के संपर्क में आ रखी है, ठीक है। अब कोशिका में कौन सी क्रिया चलती रहती है? श्वसन की क्रिया निरंतर चलती है, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता रहती है और हमेशा वहाँ श्वसन चलता रहता है। और आपने शुरू से ही पढ़ा है कि जहाँ जहाँ श्वसन की क्रिया होती है वहाँ CO2 जरूर बनती है। कौन सी गैस बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस आती है ना, इसमें से हीमोग्लोबिन जो है वो जितनी गैस यहाँ कोशिका में पहुंच रही है उसके 80% भाग का परिवहन करता है। जितनी गैसें ऑक्सीजन जो है वो कोशिका तक पहुंचती है, उस ऑक्सीजन में से कितने प्रतिशत भाग का? 80% भाग का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। बाकी 20% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा के द्वारा लाई जाती है। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा, उसके द्वारा लाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन आई, जैसे ये रक्त कोशिका के पास में से निकलेगा, अपने अभी पढ़ा क्या कि यहाँ पे CO2 अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ जो रक्त आ रहा है इसमें कौन सी गैस अधिक होती है? O2 अधिक होती है। तो जैसे ही ये रक्त इस केशिका में से गुजरेगा कोशिका के पास में से, तो यहाँ पर भी वही क्रिया होगी। कौन सी? विसरण। और ऑक्सीजन इस रक्त में से निकल करके किस में आ जाएगी? कोशिका के अंदर। ये कोशिका है, मान लीजिए, ठीक है। और कोशिका के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये कहाँ चली जाएगी? रक्त में, ठीक है। अब ये रक्त यहाँ से फिर जाएगा हृदय में, हृदय से फिर वापस कहाँ आएगा? वायु कुप्पिका में। अब जैसे ही वो यहाँ रक्त आएगा तो क्या होगा? उसमें CO2 ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम। तो यहाँ पर इसमें से निकल करके CO2 किस में आ जाएगी? कुप्पिका में। और कुप्पिका में से ऑक्सीजन निकल कर किस में चली जाएगी? वापस रक्त में। ये फिर यहाँ से हृदय में जाएगा, फिर कोशिकाओं में जाएगा, फिर वही क्रिया होगी, ठीक है। तो ये विसरण क्यों होता है? दाब प्रवणता या दाब में अंतर के कारण, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है तो ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। यहाँ पे CO2 का दाब अधिक होता है तो CO2 रक्त में मिलती है। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि 80% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा और 20% प्लाज्मा के द्वारा। बिल्कुल इसका उल्टा CO2 के परिवहन में होता है। CO2 केवल 20% हीमोग्लोबिन द्वारा लाई जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अणु बनता है उसके द्वारा। बाकी 70 से 75% तक लाई जाती है वो प्लाज्मा के द्वारा। 5 से 10% बचती है वो लाई जाती है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अणु, लवण होते हैं, ये अपने रक्त में पाए जाते हैं। ये इस बाकी बचे CO2 को लेकर के कहाँ पे आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे रक्त का भाग है, इसलिए अपन यहाँ तक यही पढ़ते हैं कि रक्त जो होता है वो इस गैसों का परिवहन करता है। भाई ऑक्सीजन ले गया, अब भले प्लाज्मा ले जाए, भले हीमोग्लोबिन ले जाए, है तो रक्त में। तो अपन यही कह देते हैं कि रक्त यहाँ तक ले जाता है और रक्त ही CO2 को वापस यहाँ तक लाता है, ठीक है। इसमें अपन ने पूरा ही पढ़ लिया कि इस प्रकार से गैसें अंदर आती है, कैसे बाहर निकलती है। जब गैसें अंदर आ गई तो रक्त में कैसे मिलती है। तो ये हो गया अपने मानव के अंदर श्वसन की क्रिया विधि। आज के इस चैप्टर के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।